हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की 2 वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक 6.3 हाउ डू वी ब्रीथ। किस तरीके से हम ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा है कि ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, सो अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से ब्रीथिंग की प्रोसेस की जाती है। अब हम ब्रीथिंग की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीथिंग की प्रोसेस कैसे की जाती है, हम ब्रीथ किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारे टॉपिक 6.3 की हाउ डू वी। और अगर आपने इससे हमारी पहले वाली वीडियोस भी नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको क्लास 6 से सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ हमारे टॉपिक 6.3 की हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग के बारे में, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, अब हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे, अब लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिब केज के बारे में पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। सो लेट अस लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी आपने ब्रीथिंग का ना तो पढ़ लिया, अब ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में भी तो पढ़ेंगे, है ना। सो चलिए, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हम ये जो एयर इनहेल करते हैं किसके मदद से करते हैं, ये एयर हम अपनी नोज की मदद से करते हैं। और नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हम नॉर्मली एयर को इनहेल करते हैं वो किसके मदद से करते हैं, नॉस्ट्रिल्स की मदद से करते हैं। बट व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम क्या करते हैं कि नॉस्ट्रिल्स मिली है और फिर तुरंत एग्जिट कर दी, ऐसा नहीं होता है। हम जब एयर को इनहेल करते हैं तो वो हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए अंदर जाती है हमारी बॉडी के। ठीक है, और कहां तक पहुंचती है, नसल कैविटी में पहुंचती है। नसल कैविटी में जो ये एयर होती है ये हमारे लंग्स तक जाती है विंड पाइप की मदद से। सो लंग्स हमारे कहां प्रेजेंट होते हैं, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। व्हेन वी इनहेल एयर इट passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. देखिए होता क्या है, नॉर्मली हम जो एयर लेते हैं वो हमारे नॉस्ट्रिल्स की मदद से लेते हैं, मतलब नोज से लेते हैं। नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये जो एयर होती है हमारे नॉस्ट्रिल्स से होते हुए नसल कैविटी तक पहुंचती है। फिर ये जो एयर होती है नसल कैविटी से हमारे लंग्स तक पहुंचती है, किस चीज की मदद से। ठीक है, अब जैसे कहीं मैं बात करता हूँ, आप कहीं जा रहे हैं घूमने तो आप कहीं ना कहीं किसी रास्ते से तो जाएंगे, किसी न किसी हाईवे वगैरह इस टाइप से आप जाएंगे, है ना। तो अब आप खुद बताइए, जब हमारे नसल कैविटी से एयर को लंग्स तक जाना है तो उसी भी तो कोई रास्ता चाहिए जाने का। तो ये जो हमारी जो नसल कैविटी से जो लंग्स तक जाती है ये किस चीज की मदद से जाती है, विंड पाइप की मदद से जाती है। विंड पाइप में क्या होते हैं, विंड पाइप से ये जो एयर होती है ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, नसल कैविटी से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती है। और लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 6.4 में बहुत अच्छे से समझाया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि देखिए इसकी मदद से भी समझ लेते हैं। यहाँ से आप नॉस्ट्रिल से एयर लेते हैं, नॉस्ट्रिल से एयर लेकर यहाँ पे आप नसल कैविटी में आती है। यहाँ से होते ये जो आपके जो विंड पाइप होता है, यहाँ पे से विंड पाइप जाता है, विंड पाइप आपको इन्हें लंग्स तक जोड़ देता है। लंग्स में क्या होता है, ये जो क्या होती है, ये जो आपकी एयर होती है आपके लंग्स तक पहुंच जाती है इस तरीके से। ठीक है, आगे भी इस डायग्राम की मदद से हम और चीजें इसमें समझेंगे। द कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। ठीक है, ये जो कैविटी होती है ये भी रिब्स से कवर होती है इसके सारी साइड से। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आपको दिखाया गया है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये लंग्स है, ये क्या प्रेजेंट है, आपके लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, ये आपका चेस्ट है पूरा। ठीक है, अब इस चेस्ट के अंदर जो ये हमारे लंग्स होते हैं, इन लंग्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, ये आपको रिब्स प्रेजेंट होती है। देख रहे हैं आप ये जो आपको लाइनिंग लाइनिंग से दिख रही है लंग्स के ऊपर, पर्पल कलर के लंग्स हैं, और ये जो आपको स्किन कलर के जो दिख रहे हैं ये आपके रिब केज होते हैं। क्या होती है, ये रिब्स होती हैं। जब ये पूरा का पूरा रिब इधर और इधर दोनों तरफ हो जाता है, 24 रिब्स होती हैं टोटल मिला के, तो इसे हम रिब केज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी पूरी आप देख रहे हैं ये आपकी रिब्स होती हैं। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. ठीक है, अब आप देखें, आपने नोटिस किया होगा
कि देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं, ये जो हमारा जो नीचे एरिया होता है, जो हमारे लंग के नीचे वाला जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा डायफ्राम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा बाहर की साइड निकलता है। ठीक है, जो हमारा चेस्ट है वो थोड़ा सा बल्ज सा हो जाता है। ठीक है, भारी सा हो जाता है। तो वो क्यों होता है, वो कब होता है, जब हमारे जो लंग्स हैं उनमें एयर जाती है तो हमारे लंग्स जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। और जब हमारे लंग्स पर प्रेशर पड़ता है वो बड़े होते हैं, तो उसी के साथ हमारे जो रिबकेज होते हैं और डायफ्राम होता है ये भी थोड़ा नीचे जाता है, और ये हमारी जो रिबकेज होती है ये भी थोड़ी खुल जाती है, मतलब आप कह सकते हैं ये चौड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें हमारा चेस्ट थोड़ा भारी फील होता है, मतलब चौड़ा फील होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, डायफ्राम मूव्स डाउन। ठीक है, इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये जो रिब्स होती हैं ये ऊपर की साइड उठती हैं, आउटवर्ड्स की तरफ खिंचती हैं, जिससे हमारा चेस्ट जो है वो भी आउटवर्ड्स की तरफ हमें फील होता है कि आउटवर्ड्स की तरह मूव हो रहा है। ठीक है, क्या लगता है हमें, जैसे हमारे जो इनहेलेशन के समय जो हमारी रिब्स हैं वो ऊपर की साइड उठती हैं और बाहर की साइड निकलने को तैयार रहती हैं। हमारी जो डायफ्राम होता है ये भी नीचे की साइड थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, जब ये नीचे की साइड होता है तभी तो हमारा स्टोमक आउटवर्ड्स की तरफ मूव करते हुए हमें दिखाई देता है। जब ये जो डायफ्राम होता है नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारा जो स्टोमक होता है वो जगह बनाने के लिए क्या करता है, आगे की साइड शिफ्ट हो जाता है, जो हमारा स्टोमक होता है। ठीक है, दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। ये जो मूवमेंट होता है ये स्पेस बढ़ाता है हमारे चेस्ट कैविटी में। मूवमेंट क्या करता है, हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ाता है, क्योंकि जब हम एयर लेते हैं तो स्पेस की ज्यादा नीड होती है। तो स्पेस ज्यादा पाने के लिए क्या करता है, हमारे जो डायफ्राम वगैरह होते हैं ये सब अपनी जगह ज्यादा दे देती हैं और थोड़ा थोड़ा और खिसक जाते हैं। ठीक है, और जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में बढ़ जाती है। The lungs get filled with air during exhalation. Ribs move down and inwards while diaphragm moves up to its former position. ठीक है, अब देखिए अब हमारे जब हम पूरा कर लेते हैं, हमारे जो लंग्स हैं वो अपनी सही जगह, जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सहेल करने लग जाते हैं एयर को वापस, तो क्या होता है उस समय जो हमारे लंग्स होते हैं जब वो एक्सहेल कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी जो रिब्स होती हैं, जो हमारी रिब्स होती हैं ये नीचे की साइड मूव करने लग जाती हैं। ठीक है, पहले ही ऊपर गई थी, फिर ये नीचे की साइड दोबारा मूव करने लग जाती हैं, और जो हमारा डायफ्राम होता है ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। पहले ये भी नीचे हो गया था तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और बार बार ये अपना जो प्लेस है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। और इस तरीके से जो हमारा जो साइज होता है चेस्ट कैविटी का फिर से कम हो जाता है, और जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में भर रही होती है वो वापस बाहर निकल जाती है। These movements in our body can be felt easily, और इन मूवमेंट्स को हम अपनी बॉडी में बहुत आराम से फील कर सकते हैं। आप अपने चेस्ट पे भी हाथ रखेंगे, लंबी ब्रीथ लेंगे कि जब आप अपने पान को भी अपने चेस्ट पे रखेंगे तो आपको तब ऐसा फील होता है कि जो आपका जो रिब केज है वो आउटवर्ड्स मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए आपको एक्टिविटी में समझाया भी गया है। टेक ए डीप ब्रीथ, कीप योर पाल्म ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। आप क्या करेंगे, आप लंबी ब्रीथ लेंगे, ठीक है, डीप ब्रीथ लेंगे, अपना पार्ट अपने एब्डोमेन पर रखेंगे और उस एब्डोमेन के मूवमेंट को फील करने की कोशिश करेंगे, और फिर आपको नोटिस करना है कि आपने क्या उसमें नोटिस किया। After having learned that during the breathing there are changes in the size of the chest cavity, जब आप ब्रीथिंग के प्रोसेस से समझेंगे कि आपके चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो चेंज होता है किस वक्त, जब हम ब्रीथिंग के प्रोसेस कर रहे होते हैं। So children got involved in the chest expansion competition, और चिल्ड्रन भी क्या करेंगे, इस चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। Everyone was boasting that he could expand in the maximum। हर कोई ये सोच रहा होगा, हर कोई ये सोचेगा कि सबसे ज्यादा उस टेस्ट वो ही एक्सपेंड कर सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स, अगर ये एक्टिविटी आप अपने क्लासमेट्स के साथ करें तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, लेकिन अगर आप कभी भी ऐसी एक्टिविटी को करें तो सुपरविजन में करें अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के। ठीक है, सो पहले हम उससे पहले आगे अपने टॉपिक पर जाने से पहले इस छोटे से फैक्ट बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। सो स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, ठीक है, आपने कई लोगों को देखा होगा स्मोकिंग करते हैं। सो स्मोकिंग मेनली क्या करती है, हमारे लंग्स को डैमेज करती है। स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, स्मोकिंग जैसी चीजों से कैंसर भी होता है। सो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, इट मस्ट बी अवॉइडेड, हमें हर उस पर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, हमारे डिप्स होते हैं
ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारा डायफ्राम हो गया, ठीक है, ये हमारा नसल पैसेज हो गया, ठीक है, और हमारे ट्रैकिया वगैरह हो गए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर फिर से एक ब्लू फैक्ट बॉक्स दिया गया है, पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। So the air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी एयर में क्या है, कई सारे, आपने ये तो पढ़ रखा है एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन गैसेस के अलावा भी हमारे जो एयर है उसमें कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में बात करें तो हमारे एयर में कई सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गई, एक्सेट्रा, ऐसी कई चीजें होती हैं। When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. जब वो इनहेल करते हैं इस एयर को तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मोकिंग के, डस्ट के, पॉलन ग्रेन्स के, वो हमारे हेयर्स में जाके अटक जाते हैं, ठीक है। कहाँ हो जाते हैं, कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, हमारे हेयर्स में जाकर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जो हमारे नसल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। However, sometimes these particles may get past the air इन द नसल कैविटी, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये उन एयर को पास कर लेते हैं और नसल कैविटी से आगे पहुंच जाते हैं, जिसमें इरिगेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और जब ये चेस्ट कैविटी तक पहुंचते हैं तो ये वहां पे हमारी जो लाइनिंग होती है कैविटी की उस पर इरिटेट कर सकते हैं, एज रिजल्ट ऑफ विच आर वी आर स्नीज, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम स्नीज लेते हैं, एंड स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी, और जब हम स्नीज करते हैं, मतलब स्नीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छींक लेना बोलते हैं। तो जब हम स्नीजिंग के प्रोसेस करते हैं, जब हम स्नीज लेते हैं तो ये जो फॉरेन पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आए होते हैं इनहेल एयर में हमारी, ये हमारे बाहर निकल जाते हैं और हमारी डस्ट फ्री एयर को छोड़ जाते हैं और क्लीन एयर को हमारी बॉडी में छोड़ जाते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर लेती है, ठीक है। अब टेक केयर यहाँ पे आपको बताया गया है, आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, when you sneeze you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other persons, ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप स्नीज करें, मतलब छींक वगैरह लें तो उस टाइम आप अपने नोज को ढक लें, ठीक है, किसी क्लोथ वगैरह से, क्योंकि जब कोई और पर्सन आपके साइड में करो तो जब वो एयर को इनहेल करे तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो उन्हें इनहेल ना कर ले, ठीक है। सो जब आप भी स्नीज करें तो आप अपने नोज को ढक लें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी 6.4। सो एक्टिविटी 6.4 क्या कहती है, टेक ए डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप एक लंबी ब्रीथ लीजिए, क्या लीजिए, टेक ए डीप ब्रीथ, अब आप लंबी एक सांस लीजिए, मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट, अब आप अपनी जो चेस्ट है उसका साइज एक बार मेजर करके देखिए विद ए मेजरिंग टेप। फिगर 6.6 में जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये आपके फिगर 6.6 है, ओके, एक सेकेंड, ये ओके। तो आपको उसके तरीके से अपने मेजर करना है आपके चेस्ट को, यहाँ पे आपको फिगर 6.6 में दिखा गया है मेजरिंग चेस्ट साइज, इस तरीके से आप अपने चेस्ट के साइज को मेजर करेंगे, ठीक है। और अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप टेबल 6.2 में रिकॉर्ड कर लीजिए। Measure the size of your chest again when expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion of the chest. अब आप एक काम कीजिए, अभी आपने जो पहले तो चेस्ट नापा, आपने पहले किस तरीके से नापा होगा अपने चेस्ट के साइज को, पहले आपने नापा होगा जो चेस्ट है उसमें से आपने एक्सेल करके नापा होगा। अब आप एक काम कीजिए, अब आप इनहेल कीजिए एयर भर के डीप ब्रीथ लेकर, और उसके बाद अब आप दोबारा अच्छे से नापिए और फिर अपने चेक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि आपके किस क्लासमेट ने सबसे ज्यादा आपके चेस्ट को एक्सपेंड किया। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल, अब हम इस ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं एक छोटे से मॉडल की ही मदद से। अब ये मॉडल किस तरीके से बनना है, मतलब किस तरीके से आप समझेंगे, अब हम इसे भी पढ़ लेते हैं। सो एक्टिविटी 6.5, टेक ए व्हाइट प्लास्टिक बॉटल, अब आप इस एक्टिविटी के लिए एक व्हाइट प्लास्टिक की बॉटल लीजिए, ठीक है। रिमूव द बॉटम, उस प्लास्टिक की बॉटल का बॉटम रिमूव कर दीजिए, क्या रिमूव कर दीजिए, बॉटम रिमूव कर दीजिए, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है फिगर 6.7 में, ये आप बॉटल लेंगे और उसका बॉटम रिमूव कर देंगे, ठीक है। गेट वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, अब आप एक वाई का शेप कोई भी ग्लास, कांच का मतलब प्लास्टिक का कोई भी ट्यूब आप कहीं से ले लीजिए। मेक ए होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू, ठीक है। अब आप एक वाई शेप ट्यूब लीजिए
और उस लिड में एक होल कर दीजिए, जिससे क्या हो, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ फिगर की मदद से अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। ये देखिए आप वाई शेप इस तरीके से ट्यूब लेंगे, ठीक है, पहले आप ट्यूब लेंगे ओनली वाई शेप के बलून्स को हम बाद में भी समझेंगे। पहले आप बस एक ट्यूब लीजिए, ठीक है, और एक ऊपर से उसकी जो लिड है उसमें थोड़ी थे छोटा सा छेद कर दीजिए, जिससे क्या हो, वो जो आपका जो पाइप है वो उसमें आ सके, ठीक है, बॉटल के अंदर घुस सके, ठीक है, और वहां पे आप उस पाइप को इस तरीके से वाई शेप ट्यूब को उसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। टू बी फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब टू फिक्स टू डेफ्लेटेड बलून्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस फॉर्क एरिया पर, मतलब ये जो आपका ये वाला एरिया है फॉर्क, मतलब यहाँ पे जो उसके दो एंड है छोटे वाले जो आपने बॉटल के अंदर डाले हैं, वहां पे आप बिना फूले मतलब डिफ्लेटेड बलून्स इसमें लगा देंगे, जैसे कि आपने इसमें लगा रखे, ठीक है। डिफ्लेटेड बलून जिनमें आपने हवा नहीं भरी है, यहाँ पे आप इस तरीके से इसमें अटका देंगे, ठीक है। नीचे से आपने कट कर ही रखा है, तो आप नीचे से बहुत आराम से इन बलून्स को लगा सकते हैं। Introduce the tube into the bottle as shown in figure 6.7। अब आप उस ट्यूब को उस बॉटल में फिक्स कर देंगे, जैसे कि आपको फिगर 6.7 में भी दिखाया गया है। नाउ कैप द बॉटल, उसके बाद आप अपनी कैप बॉटल का कैप लगा देंगे, ठीक है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब आप अपनी बॉटल का यहाँ से कैप लगा सकते हैं, ठीक है। पहले आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे, फिर अब आप अपनी बॉटल का कैप लगा देंगे। सील इट टू मेक इट ऑल लाइट, ठीक है, एयर टाइट। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसे अच्छे से सील कर देंगे ताकि वो एयर टाइट हो जाए। टू बी ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिन रबर और ए प्लास्टिक शीट यूजिंग ए रबर लार्ज रबर बैंड, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसका जो बेस काट दिया था, तो ये क्या है, ये हमारा खुल गया है। तो अब इसे नीचे वाले बेस को कवर करने के लिए आप एक कोई भी रबड़ बैंड लेंगे लंबा सा जो बड़ा हो, ठीक है। कैसा रबड़ बैंड, जो थोड़ा बड़ा हो, उस रबड़ बैंड को आप क्या करेंगे, बेस पर लगा देंगे, जिससे ये वाला एरिया भी आपका बंद हो जाए, ठीक है। जब आपका एरिया बंद हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना है टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स पुल द रबर बैंड फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉश द बलून्स, ठीक है। अब आप देखिए आपने यहाँ पर रबर बैंड लगा दिया, जब आपने रबर बैंड लगा दिया तब आपको यहाँ पे एक चीज करके देखनी है, क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो आप लंग्स का एक्सपेंशन समझना चाहते हैं कि हमारे लंग्स किस तरीके से बड़े और छोटे होते हैं, तो ये जो आपने रबड़ की नीचे शीट लगाई है या फिर रबर बैंड वगैरह लगाया है, अब आप इसे नीचे की साइड से बेस की तरफ से उसे डाउनवर्ड्स खींचिए, देखिए जैसे आपको दिखाया गया है। ये आपको इसके बॉटल के मुंह की तरह लग रहा होगा, लेकिन माउथ नहीं है उसका, ये आपका रबर बैंड है, ठीक है। ये कर्सर की तरफ देखिए, ये आपको इस तरीके से शीट को खींचना है। जब आप इस शीट को खींचेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, इन बलून्स को वॉच कीजिएगा, आप देखेंगे जो आपने डिफ्लेटेड बलून्स लगाए थे जिनमें आपने हवा निकाल दी थी, मतलब हवा नहीं थी इन बलून्स में, ये बलून्स आपको इस तरीके से फूलते हुए दिखेंगे। ये बलून्स आपके क्यों फूल रहे हैं, ठीक है। सो जब आपका एयर प्रेशर बना इस तरीके से, ठीक है, क्या हुआ, जब आपने उस रबर बैंड को नीचे से खींचा तो आपके जो बलून्स हैं उन पर एयर का प्रेशर लगा। एयर प्रेशर भी आप आगे चल के पढ़ेंगे क्लास 8 में। फिलहाल आप बस इतना समझे कि जब आपने इस बेस की रबर बैंड को खींचा इस बेस की मदद से, तो क्या वो ये बलून्स पर एयर प्रेशर लगा और ये बलून्स आप किस तरीके से इन्फ्लेट हो गए, ठीक है। चलिए, नाउ पुश द रबर एंड प्लास्टिक शीट अपर एंड ऑब्जर्व द बलून्स। अब आप एक काम कीजिए, अभी तो आपने इसे नीचे की साइड डाउनवर्ड्स खींचा था, अब आप इसी रबर बैंड को क्या कीजिए, अब आप अंदर की साइड दबा दीजिए, ठीक है। नॉर्मल में मत छोड़िए, अंदर की साइड दबा दीजिए। जब आप इस शीट को अंदर की साइड दबाएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे, आप क्या नोटिस करेंगे, डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून, आपने क्या बलून्स में कुछ चेंजेस देखे। What do the balloon in this model represent? अब इस मॉडल में बलून्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जब आप उस बलून को, जब आप उस बेस को अंदर की साइड दबाएंगे तो ये जो आपके बलून्स हैं ये आपके डिफ्लेट हो जाएंगे, मतलब इनमें जितनी भी हवा थी वो सारी की सारी निकल जाएगी, ठीक है। सो ये आपने इस मॉडल ने क्या डिपेक्ट किया, इस मॉडल ने डिपेक्ट किया कि ये जो हमारे जो लंग्स होते हैं इस तरीके से वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं हमारे, इसने लंग्स के वर्किंग को डिपेक्ट किया कि किस तरीके से हमारे लंग्स वर्क करते हैं। जब हमारे रिब केज डाउनवर्ड्स मूव करते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें हवा जाती है, वो इनहेल करने से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनमें एयर स्टोर होने लग जाती है। और जैसे ही हमारी रिब केज अंदर की साइड जाती है
तो जो हमारे बलून्स होते हैं वो डिफ्लेट हो जाते हैं, और ये जो हमारे जो बलून्स होते हैं वो मतलब क्या होता है, उनमें से सारी की सारी एयर निकल जाती है, और इसी तरीके से हमारे लंग्स भी एक्सहेल करते हैं। ठीक है, हमने इससे ये समझा। व्हाट डू द बलून्स इन द मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट इज द रबर शीट रिप्रेजेंट। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब आप इस एक्टिविटी के में से समझ गए होंगे कि ब्रीथिंग की प्रोसेस किस तरीके से की जाती है। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 6.4, हाउ डू वी ब्रीथ। अब ब्रीथिंग किस तरीके से होती है हम ये पढ़ेंगे। हाउ डू वी ब्रीथ आउट, मतलब हम किस तरीके से ब्रीथिंग के प्रोसेस में एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है, हाउ डू वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथिंग तो कर लिया हमने, ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, लेकिन एक्सहेल भी तो करना है, तो इसे किस तरीके से करते हैं हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे। सो एक्टिविटी 6.6। ठीक है, सो टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और एक गिलास ऑफ प्लास्टिक बॉटल। अब आप एक सिलेंडर लीजिए, क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए, या फिर कोई भी गिलास या प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए। ठीक है, मेक ए होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। अब उस सिलेंडर वगैरह में आप क्या कीजिए, छोटा सा होल कर लीजिए उसके लिड में, उस टेस्ट ट्यूब वगैरह की प्लास्टिक बॉटल की, और उसे बॉटल पर फिक्स कर दीजिए। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब आप थोड़ा सा जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर करके रखा हो लाइम वाटर, अब आप उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो the hole in the lid in such a way that it dips in lime water। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक सिलेंडर लेना और एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है, गिलास या प्लास्टिक बोतल का। ठीक है, उसमें आप होल करेंगे उसकी लिड में, और उसे बॉटल पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, उस सिलेंडर वगैरह को। ठीक है, पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, फिर आप टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देंगे, उस टेस्ट ट्यूब में आप लाइम वाटर डाल देंगे। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालेंगे जो आपने अभी आज जल्दी में ही बनाया हो। फिर आप एक इंसर्ट प्लास्टिक स्ट्रॉ, आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को उसमें इंसर्ट करेंगे थ्रू द होल इन द लिड इन सच ए वे दैट इट कैन डिप्स इन लाइम वाटर। अब जो आपने उस सिलेंडर में होल किया था, अब आप उसमें क्या डालेंगे, उस पाइप को डालेंगे जो आपने लिया था, और उसे लाइम वाटर में डिप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो डालेंगे कि वो जो आपने क्या डाला है, जो आपने उसमें लाइम वाटर कर रखा है टेस्ट ट्यूब में, वो उसमें डिप हो जाए। ठीक है, उस लाइम वाटर के अंदर चला जाए वो। ठीक है, पाइप। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ ए फ्यू टाइम्स। अब आपने जो स्ट्रॉ डाली है, पाइप वगैरह डाला है, अब आप उससे क्या कीजिए, हवा फूंक मारिए। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं ब्लो कीजिए एयर को अपने माउथ की मदद से। इज देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। अब आपको क्या लाइम वाटर का जो अपीयरेंस है, मतलब उसका कलर, उसका टेस्ट, किसी चीज में कुछ फर्क नजर आ रहा है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्नड इन चैप्टर 5। आपने चैप्टर 5 पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो आप क्या समझ सकते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट्स का यहाँ पे कोई रोल था कि इसके चेंजेस में क्या फर्क हुआ, क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे इसे भी आगे पढ़ लेते हैं। मतलब यू आर अवेयर दैट वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हम एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, मतलब कई सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। व्हाट डू वी एक्सहेल, लेकिन बात आती है हम एक्सहेल करते क्या है, कौन सी एयर को एक्सहेल करते हैं। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद इट। अब आप खुद एक चीज बताइए, क्या हम ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हम ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, या कुछ और गैसेस भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक्सहेल करते हैं। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ और गैसेस भी उसके साथ मिक्स होती हैं जिन्हें हम एक्सहेल करते हैं। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद इट। You must have observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do these different droplets come? अब आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आप अपने मिरर के आगे जब आप अपने मुंह से हल्के सी एयर ब्लो करें, तो वो क्या होती है, वहां पे मॉइस्चर सा आ जाता है। ठीक है, मॉइस्चर आ जाता है उसके सरफेस पर, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं, ऐसा तो है नहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। इसका मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस छोड़ते हैं, वाटर वेपर भी हम देते हैं हमारे माउथ से, मतलब हम वाटर वेपर भी एक्सहेल करते हैं। ऐसे कई मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं जो हम एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन के, ब्रीथिंग प्रोसेस के वक्त। ठीक है, सो बूजो वांट्स टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। बूजो अब जानना चाहता है कि वो कितनी एयर अपने लंग्स में रख सकता है। ठीक है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। ठीक है, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। ठीक है, देखिए ऐसी कई एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि प्राणायाम, ये क्या करती हैं, ये हमारी कैपेसिटी जो होती है हमारे लंग्स की ज्यादा से ज्यादा एयर लेने की, उसे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, कौन से प्राणायाम,
ठीक है। ये ऐसी कई एक्सरसाइज होती हैं जो हम करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो हमारी एयर की जो कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स से लेने की, उसे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। थस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। और जब ऐसा होता है तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें एनर्जी ज्यादा पहुंचती है, ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये हमें जरूर करनी चाहिए एक्सरसाइज, बहुत हमारे लिए हेल्दी होती है। ठीक है, अब देखिए आपको इफेक्ट दिखाया गया है एक्जिल लेयर पे लाइम वाटर में, जब आपने डाला था तो आपको लाइम वाटर किस तरीके का मिला देखने को। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, पहले इस ब्लू फैक्ट बॉक्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन इनलेट एंड एक्जिल लेयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनिल और एक्जिल लेयर में कितनी परसेंटेज रहती है हमारी ऑक्सीजन की। ठीक है, सो देखिए इनहेल लेयर की हमारी कितने परसेंटेज रहती है, 21% ऑक्सीजन, और एक्सहेल एयर में मतलब अब आप ये देखिए हम जो इनहेल करते हैं एयर वो 21% ऑक्सीजन करते हैं। कितनी एयर इनहेल करते हैं हम, 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, 21% ऑक्सीजन इनहेल की, लेकिन हम ओनली ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं। कितने इनहेल करते हैं, 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल हम करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हम ओनली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आप ऑक्सीजन ही बताएंगे, लेकिन अगर हम और साइंटिफिकली बात करें और अंदर जाकर तो हम टोटल मिलाकर 21% ऑक्सीजन और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व मतलब इनहेल करते हैं। ठीक है, एक्सेल कौन सी एयर करते हैं, एक्सेल हम 16.4% ऑक्सीजन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कितनी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम कितनी एक्सेल करते हैं, 4.4% एक्सेल करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि हम कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर तो उल्टा ये लिखा है कि 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, 16.4% निकाल देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एक्सेल करते हैं, ओनली 4.4%। मतलब एक्सेल की जो परसेंटेज होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम तब भी कम करते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो आपको हमेशा यही बताना होगा कि हम 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 6.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। इस टॉपिक में हम अदर एनिमल्स की ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अदर एनिमल्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको हमारी क्लास 6 से 12 की सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। नेक्स्ट सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ठीक है, सो देखिए इनहेलियर की हमारी कितने परसेंटेज रहती है, 21% ऑक्सीजन, और एक्सहेल एयर में मतलब अब आप ये देखिए हम जो इनहेल करते हैं एयर वो 21% ऑक्सीजन करते हैं। कितनी एयर इनहेल करते हैं हम, 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, 21% ऑक्सीजन इनहेल की, लेकिन हम ओनली ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं। कितने इनहेल करते हैं, 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल हम करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हम ओनली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आप ऑक्सीजन ही बताएंगे, लेकिन अगर हम और साइंटिफिकली बात करें और अंदर जाकर तो हम टोटल मिलाकर 21% ऑक्सीजन और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व मतलब इनहेल करते हैं। ठीक है, एक्सेल कौन सी एयर करते हैं, एक्सेल हम 16.4% ऑक्सीजन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कितनी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम कितनी एक्सेल करते हैं, 4.4% एक्सेल करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि हम कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर तो उल्टा ये लिखा है कि 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, 16.4% निकाल देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एक्सेल करते हैं, ओनली 4.4%। मतलब एक्सेल की जो परसेंटेज होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम तब भी कम करते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो आपको हमेशा यही बताना होगा कि हम 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 6.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। इस टॉपिक में हम अदर एनिमल्स की ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अदर एनिमल्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी क्लास 6 से 12 की सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। नेक्स्ट सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।